साथियों नमस्कार। हम राजस्थान की चित्र शैलियों में पिछली कक्षा में कोटा चित्र शैली के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज की इस कक्षा में हम बूंदी चित्र शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। बूंदी चित्र शैली के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको अगर हम एक नजर से देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम देखेंगे बूंदी चित्र शैली की ऐतिहासिकता। इस पॉइंट में हम इस प्रयास करेंगे कि बूंदी के अंदर किन किन शासकों के समय यह चित्र शैली प्रारंभ हुई, किस शासक समय इस पर मुगल कला का प्रभाव पड़ा, कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा और कौन से शासक के समय इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। वे सारी बातें हम इस पॉइंट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर स्वर्णकाल क्या होता है, उसके क्या आयाम है, स्वर्णकाल क्यों कहा गया है, वे सारी बातें हम दूसरे सेगमेंट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखेंगे कि बूंदी चित्र शैली की प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख चित्रकार कौन से हैं, इस चित्र शैली की क्या विशेषताएं हैं। फिर आपके जो रंगमेल है, चित्रशाला है, जिनसे जुड़े प्रश्न अक्सर हम परीक्षा में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे अंत में हम अभ्यास प्रश्नों को लेंगे। सबसे पहले हम इस चित्र शैली की ऐतिहासिकता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थियों कि किस शासक के समय इस चित्र शैली का प्रारंभ हुआ, किन शासकों के समय यह चित्र शैली अन्य चित्र शैलियों से प्रभावित हुई है और किन शासक का काल इस चित्र शैली का स्वर्णकाल माना गया है। ये सारी बातें हम जिस सेगमेंट में पढ़ते हैं उसी को हम ऐतिहासिकता के नाम से संबोधित करते हैं। बूंदी के शासक थे विद्यार्थी राव सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा का अगर हम कालक्रम देखेंगे 1554 से 1585। इस समय भारत पर मुगल वंश का अधिकार था और मुगल वंश के शासक थे आपके अकबर। ये राव सुरजनहाड़ा वही है जिनका रणथंभौर पर अधिकार था और मुगल काल में अकबर के समय सुरजनहाड़ा ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए रणथंभौर का किला आपके अकबर को सौंप दिया और राव सुरजनहाड़ा के काल से ही इस बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ माना जाता है। राव सुरजनहाड़ा के बाद में जो हम शासक देखते हैं राव भाव सिंह, और भाव सिंह के समय ही मुगल शैली का इस बूंदी चित्र शैली पर प्रभाव दिखाई देता है। जैसे जैसे आपके बूंदी के शासक मुगल शैली के निकट आने लगे, मुगल दरबार के निकट आने लगे, मुगल कला और संस्कृति के संपर्क में आने लगे, वैसे वैसे ही जो मुगल शैली है उसका प्रभाव बूंदी शैली पर नजर आता है, जिसका वास्तविक प्रारंभ हमें भाव सिंह के समय दिखाई देता है। भाव सिंह के बाद में हम देखते हैं राव अनिरुद्ध सिंह। भाव सिंह तथा राव अनिरुद्ध सिंह को कई बार मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए दक्षिणी भारत की ओर जाना पड़ा अभियानों के रूप में। हम सब इस बात को जानते हैं, मुगल शासकों का जो दक्षिणी भारत के जो आपके राज्य हैं या आपके हम कह सकते हैं रियासतें हैं, उनसे कई बार संघर्ष होता था और राजपुताना के कई शासक इन सेनाओं का नेतृत्व करते दक्षिणी भारत की ओर जाते थे। तो भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह ऐसे दक्षिण अभियानों में मुगल सेना का नेतृत्व करते गए हैं और जब वो इन क्षेत्रों में गए हैं तो उन्होंने यहाँ के क्षेत्रों की चित्र शैलियों को देखा और इन दक्षिण की चित्र शैलियों को फिर बूंदी चित्र शैली में लाने का प्रयास किया। तो भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के समय जो दक्षिण अभियान हुए हैं उन वजह से बूंदी शैली पर हमें दक्षिण चित्र शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आपके राव विष्णु सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 की संधियां की और विष्णु सिंह के बाद में या उन्हीं के काल समय कंपनी की जो शैली है या जो ब्रिटिश चित्र शैली है उसका प्रभाव भी हमें बूंदी चित्र शैली पर दिखाई देता है। तो अगर हम इस सेगमेंट को हल्का सा वापस समराइज करें तो देखिए विद्यार्थियों, राव सुरजनहाड़ा वे शासक है जिनके समय बूंदी चित्र शैली का विद्युत प्रारंभ माना गया है। भाव सिंह के समय इस पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह जब दक्षिण अभियानों की ओर गए हैं तो बूंदी चित्र शैली पर हमें दक्कन शैली या दक्षिण की चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जब राव विष्णु सिंह जी ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की है तो जो कंपनी है, जो ब्रिटिश चित्र शैलियां हैं, उन शैलियों का प्रभाव हमें बूंदी चित्र शैली पर दिखाई देता है। जो ये बूंदी चित्र शैली है उसका जो स्वर्ण काल है वो स्वर्ण काल महाराव उमेद सिंह का काल माना जाता है। अब हम इस बात को पहले भी हम कोटा चित्र शैली में पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों को स्वर्ण काल होता क्या है। जब कोई चित्र शैली का सर्वाधिक विकास होता है, उस चित्र शैली में सर्वाधिक मात्रा में चित्र बनते हैं, सबसे अधिक गुणात्मक चित्र बनते हैं, चित्र वैविध्यपूर्ण होते हैं, चित्रों में विभिन्न रंगों का, विभिन्न रागों का प्रयोग किया जाता है, तो उस काल को हम स्वर्ण काल बोलते हैं। तो बूंदी शैली के अंदर ये सारी विशेषताएं 1748-1770 के बीच में तब आई जब महाराव उमेद सिंह बूंदी के शासक बने। इसलिए महाराव उमेद सिंह के काल को बूंदी शैली का स्वर्ण काल माना गया है। अब हम यहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे कि महाराव उमेद सिंह के काल को बूंदी शैली का स्वर्णकाल क्यों कहा गया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर आपके आरएस मेंस जैसे प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। तो हम अगर पहली की बात करेंगे इसके कारण की, तो देखिए विद्यार्थियों लिखा हुआ है कि उमेद सिंह के काल में जो तारागढ़ है
हम सब जानते हैं तारागढ़ आपके जो बूंदी का किला है, इस तारागढ़ में राव उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया और इस चित्रशाला में बूंदी चित्र शैली से जुड़े विभिन्न चित्रों को आपके चित्रांकन किया गया है। इस बूंदी चित्र शैली से जुड़े चित्र जो हमें चित्रशाला तारागढ़ मिलता है, इन्हीं को ही भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा गया है। इस तारागढ़ के चित्रशाला में हमें भित्ति चित्र भी दिखाई देते हैं और लघु चित्र भी दिखाई देते हैं। अब भित्ति चित्र क्या होते हैं, लघु चित्र क्या होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि भित्ति चित्र और लघु चित्र इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, इतने सुंदर तरीके से उनका चित्रांकन किया गया है कि इनको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा गया है। और ये घटना आपके महाराज उमेद सिंह के काल में हुई, इसलिए उमेद सिंह के काल को बूंदी शैली का स्वर्णकाल माना गया है। अगर हम दूसरे कारण की चर्चा करें तो विद्यार्थियों, दूसरा कारण है शिकार के दृश्यों में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। हमने इस बात को पढ़ा था कि जो कोटा शैली है और फिर आपकी बूंदी शैली है, ये दोनों ही शैली अपने शिकार के दृश्यों के लिए जानी जाती है। कोटा शैली में तो हमने यहां तक पढ़ा था कि वहां पर शासकों के साथ रानियों को भी आपके शिकार करते दिखाया गया है। इसी प्रकार बूंदी शैली में भी शासकों को आपके शिकार करते दिखाया गया है। ऐसा ही एक चित्र आपके राव उमेद सिंह का है, जिनको जंगली सूअर का शिकार करते दिखाया गया है। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से शासक एक जंगली सूअर का आपके शिकार कर रहे हैं। तो जो शिकार के दृश्य हैं, उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है, उनमें मात्रात्मक परिवर्तन भी हुआ है और ये काम भी उमेद सिंह के काल में हुआ है और इसी कारण उमेद सिंह के काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। अगली हम बात करेंगे तो महाराज उमेद सिंह के काल में इस चित्र शैली में एक नवीन मोड़ आया। जैसे इनके दृश्यों में भावनाओं में सरलता है, जो दृश्य बनते हैं, जब बनाए जाते हैं, उनके भावनाओं को देखने में आपको ये आनंद आ जाएगा। इसी प्रकार प्रकृति की विविधता का चित्रण, प्रकृति की विविधता का मतलब हो गया यहाँ पर पशुओं का भी चित्रण है, पक्षियों का भी चित्रण है, इसी प्रकार नदियों का चित्र है, पहाड़ों का चित्र है। तो इस प्रकार से प्रकृति के विविध रंगों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। बादलों के चित्र है, जलाशयों के चित्र है। तो हम कह सकते हैं जो चित्र हैं वो विविधपूर्ण है, वो किसी एक विषय पर आधारित नहीं है, अलग अलग विषयों को यहाँ पर आपके प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। जैसे विद्यार्थी यहाँ देखिए, इस चित्र में आपको कुछ आपके वृक्ष भी नजर आ जाएंगे, कुछ पक्षी भी नजर आ जाएंगे, कुछ आपको मानवीय आकृतियां भी नजर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके चित्र, इसमें देखिए विद्यार्थियों, इस चित्र को देखिए, इसमें भी आपके प्रकृति के विविध पक्षों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। और इन चित्रों में देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से नायिकाओं को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो आपके जो सारे काम हुए हैं, ये महाराज उमेद सिंह के समय हुए हैं, इसलिए महाराज उमेद सिंह के काल को बूंदी शैली का आपके स्वर्ण काल माना गया है। महाराज उमेद सिंह जी ने जो तारागढ़ में चित्रशाला का निर्माण करवाया, आखिरकार वो चित्रशाला है क्या, उसका महत्व क्या है, उस चित्रशाला की विशेषता क्या है, हमें इसको भी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अक्सर इस चित्रशाला से जुड़े प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के या फिर लिखित परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस चित्रशाला में किस प्रकार के चित्र हैं। इस चित्रशाला में विद्यार्थियों हमें दो प्रकार के चित्र नजर आते हैं। एक तो वह चित्र जो किसी दीवारों पर आपके चित्रित किए गए हैं, और एक वह चित्र जो किसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से आपके अस्तित्व में है। जो दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं, उन्हीं चित्रों को विद्यार्थियों भित्ति चित्र के नाम से जाना जाता है, और जो दीवारों पर ना बनाकर स्वतंत्र रूप से चित्रित हैं, उन्हीं को हम लघु चित्र के नाम से संबोधित करते हैं। अब ये दिखने में हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, जो ये वाला जो आपके चित्र है, इस चित्र को देखिए, ये चित्र आपके दीवारों पर देखिए विद्यार्थियों चित्रित किए गए हैं। तो इस प्रकार के चित्रों को हम भित्ति चित्र के नाम से संबोधित करते हैं। अब इस चित्र को देखिए विद्यार्थियों, यह आपके एक प्रकार का स्वतंत्र रूप से चित्र है, और इसको हम लघु चित्रों के नाम से संबोधित करते हैं। तो चित्रशाला जो आपके तारागढ़ में है, वहां पर हमें भित्ति चित्र भी दिखाई देते हैं और वहां पर हमें लघु चित्र भी दिखाई देते हैं। भित्ति चित्र की संख्या ज्यादा है, वो दिखने में कलात्मक है, इसीलिए भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग है वो इसी आपके तारागढ़ में स्थित चित्रशाला को कहा जाता है। अगर हम इन चित्रशालाओं की विशेषताओं की बात करेंगे कि इनमें जो चित्र हैं, चाहे वो भित्ति चित्र हो चाहे वो लघु चित्र हो, उनकी क्या क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता ये होगी कि इनके विषय वैविध्यपूर्ण है। अर्थात इस चित्रशाला में जितने भी चित्र बने हैं वो अलग अलग विषयों से जुड़े हुए हैं। उनमें हमें नायक नायिकाओं के भी चित्र देखने को मिलेंगे, उनमें हमें दरबार से जुड़े चित्र भी देखने को मिलेंगे, कृष्ण भक्ति से जुड़े चित्र देखने को मिलेंगे, शिकार से जुड़े चित्र देखने को मिलेंगे, प्रकृति से जुड़े चित्र देखने को मिलेंगे। यानी जो इनका चित्रण का जो विषय है वो अलग अलग है। तो जब इतने सारे विषयों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि चित्रशाला से जुड़े चित्र, उनका विषय वैविध्यपूर्ण है।
लेकिन जितने भी चित्र बने हैं विद्यार्थियों, उनमें अधिकांश में हमें प्राकृतिक दृश्यों की प्रधानता नजर आती है। अब प्राकृतिक दृश्यों की प्रधानता से क्या तात्पर्य हो गया कि कोई भी चित्र बने उसके परिदृश्य में प्रकृति से जुड़ा कोई ना कोई आयाम होगा। या तो कोई तालाब नजर आ जाएगा, बादल नजर आ जाएंगे, कोई पशु पक्षी नजर आ जाएंगे, यानी प्रकृति से जुड़ा कोई ना कोई आयाम हमें इन चित्रों में दिखाई देता है। इनके चित्रण में चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। जैसे आप अगर इस चित्र को देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि इनके दीवारों पर जो चित्रण किया गया है, उन चित्रण में हमें जो चटकीले रंग होते हैं उनका उपयोग हमें ज्यादा नजर आता है। तो हमने जो चित्रशाला है वो क्या है और उस चित्रशाला की क्या विशेषताएं हैं वो हमने देखने का प्रयास किया है। आगे अगर हम देखेंगे इस चित्रशाला का महत्व क्या है, हम इसको आज भी क्यों पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी जो बूंदी चित्रकला के जो ये आपके चित्रशाला है, यह आपके कलात्मक निपुणता और सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार उदाहरण है। इन चित्रों को हम जब देखते हैं, जब हम उनको अध्ययन करते हैं, तो हम इस बात से परिचित हो जाते हैं कि उस समय के कलाकार अपनी कला में कितने निपुण थे। और जब हम इन चित्रों को देखते हैं तो न केवल हम बूंदी बल्कि राजस्थान की विरासत से भी हम परिचित होते हैं। तो ये चित्र हमें उस समय के शासकों की, उस समय के चित्रकारों की निपुणता को भी दिखाते हैं और यही चित्र हमें हमारी संस्कृति से भी परिचित कराते हैं। इन चित्रों में हरे, नीले और सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। आप इस चित्र को देखिए तो यहाँ पर आपको नीला रंग भी नजर आ जाएगा और जब हम आगे कुछ चित्रों को देखेंगे तो वहां पर हमें हरा रंग भी नजर आ जाएगा विद्यार्थियों। और उन रंगों को बहुत शानदार तरीके से इनमें आपके प्रयोग किया गया है। तो ये चित्रशाला क्या है, उसका महत्व है और उसकी विशेषताएं, ये भी हमने देखने का प्रयास किया है। आप क्या करते हो विद्यार्थियों, केवल यही पढ़ते हो चित्रशाला कहाँ है, किसने बनाई है, यहाँ इतना पढ़कर आप रुक जाते हो। लेकिन जैसे जैसे आजकल आपके जो परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस चित्रशाला में क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो आसानी से आप किसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उनको हल कर पाएंगे। इन चित्रों को देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको शानदार तरीके से दिखाया गया है बूंदी चित्र शैली को। अगर हम आगे बात करेंगे बूंदी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं उनमें अक्सर तो यही सी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा चित्रकार किस चित्र शैली से जुड़ा हुआ है। तो जिस प्रकार हमने कोटा चित्र शैली के बारे में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार हम बूंदी शैली के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अहमद अली, साधुराम, रामलाल, सुरजन सिंह, श्री कृष्ण, ये सारे सारे चित्रकार आपके कोटा चित्र, माफ कीजिए, बूंदी चित्र शैली से जुड़े हुए हैं। तो आप इन नामों को आप याद करने का प्रयास करेंगे, एक दो पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। इस शैली में कौन कौन से चित्र बने हैं, तो राग रागिनी का चित्र, नायिका भेद का चित्र, बारहमासा चित्र, कृष्ण की लीलाओं से जुड़े चित्र, शिकार के और दरबार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई के दृश्य, पियानो बजाते अंग्रेजी दंपति। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो महाराज विष्णु सिंह जी थे उन्होंने 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधियां कर ली। उसके बाद में ही बूंदी चित्र शैली पर हमें ब्रिटिश या कंपनी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ये पियानो बजाते अंग्रेज दंपति, ये चित्र इस ओर संकेत करता है, इस बात का साक्ष्य है कि बूंदी चित्र शैली पर आपके ब्रिटिश शैली का प्रभाव दिखाई देता है। हाथियों की लड़ाई का दृश्य, ये आपके बूंदी चित्र शैली की विशेषता है। इस चित्र को आप देखिए विद्यार्थियों, यहाँ नजर आ जाएगा किस प्रकार से दो हाथी एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, इस बात को चित्रित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। बूंदी चित्र शैली की अगर हम विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो हमें जो पहली विशेषता नजर आती है विद्यार्थियों, वह है पशु और पक्षियों का चित्रण। जब देखिए विद्यार्थियों, आपने कोटा शैली को पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि कोटा शैली भी अपने पशु और पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार जो बूंदी चित्र शैली है, वे बूंदी चित्र शैली भी अपने परिदृश्यों में पशुओं और पक्षियों का चित्रण करते हैं। इसीलिए इस शैली की पहली विशेषता हो गई आपके कि यह शैली पशु और पक्षियों के विशेष चित्रण के लिए प्रसिद्ध रही है। यह शैली भित्ति चित्रण को प्रमुखता से आपके सामने रखती है। हमने पढ़ा था राव उमेद सिंह थे जिन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया, और जो चित्रशाला के जो चित्र होते हैं उनको हमने भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा है। चित्रशाला में हमें भित्ति चित्रण देखने को मिला है। ठीक इसी प्रकार छत्रसाल जी द्वारा निर्मित जो रंग महल है उसमें भी हमें भित्ति चित्रण दिखाई देते हैं। हम इस चित्र से आसानी से देख पा रहे हैं किस प्रकार से आपके भित्ति चित्रण को आपके यहाँ प्रदर्शित किया गया है, दीवारों पर आपके चित्र बनाने का प्रयास किया गया है। तो विद्यार्थियों, जो आपकी चित्रशाला निर्मित हुई है, जो महाराज उमेद सिंह की है, उसी के साथ जो छत्रसाल जी की जो रंग महल है, ये दोनों ही आपके जो आयाम हैं ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और दोनों को आपको ध्यान रखना है। अक्सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूसरी विशेषता हो गई भित्ति चित्रण प्रमुख रूप से किया गया है। अगली विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो जो नायिकाएं हैं उनको आंखों का चित्रण आम के समान हुआ है। परीक्षा में कई बार पूछते हैं विद्यार्थियों कि जो आम के समान जो नयन को आपके चित्रित किया गया है वो किस शैली की विशेषता है।
तो ये आपके बूंदी चित्र शैली की विशेषता है। अगर आप इन दृश्यों को देखेंगे यहाँ पर, तो नायिकाओं का अगर आप मुख देखेंगे तो उन मुख पे जो उनकी आंखें हैं, वो आंखें आपके आम के समान आपके बनाने का प्रयास किया गया है। इस चित्र शैली में, बूंदी चित्र शैली में खजूर वृक्ष का चित्रण के साथ ही प्रकृति का वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ है। अब वैविध्यपूर्ण में यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, बादल है, जलाशय है, नाचते मोर है, नदी में उठती जल तरंगे हैं, पहाड़ी तलछटी में विचरण करते वन्य जीव हैं, उन सब का चित्रण करने का प्रयास किया गया है। जब आप बूंदी चित्रण शैली को पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो दो तीन बातें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हाथियों की लड़ाई का चित्रण है, वो हाथियों का लड़ाई का चित्रण विद्यार्थियों आपके बूंदी शैली में हुआ है। इसी प्रकार जो नाचते मोर हैं, उसका चित्रण भी आपके बूंदी शैली में हुआ है। महिलाओं के जो आपके नयन है वो आम के समान प्रदर्शित किए गए हैं, वो भी आपके बूंदी चित्र शैली की विशेषता है। और विषयों का वैविध्यपूर्ण ये विशेषता भी हमें बूंदी शैली में दिखाई देते हैं। जैसे आप इन चित्रों को देखिए, यहाँ पर आपको नायिकाएं नजर आ रही हैं, नायिकाओं के पीछे आपको जलाशय नजर आ रहे हैं, बादल नजर आ रहे हैं, वृक्ष नजर आ रहे हैं, पशु नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए एक ही चित्र में कितने सारे विषयों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। और ये जो वैविध्यपूर्ण है एक आपके विशेषता है, ये हमें बूंदी चित्र शैली में दिखाई देती है। तो हमने यह विशेषता भी इनकी देख ली। अगली विशेषता देखेंगे तो महिलाओं की लंबी आकृतियां होना, उनके पतले शरीर होना, स्त्रियों की गिरवा छोटी होना, उनको आभूषण युक्त दिखाना, ये विशेषता भी हमें इस शैली में नजर आती है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों किस प्रकार से इनकी लंबी आपकी रेखा नजर आ रही है, किस प्रकार से उनके आंख हमें आम के समान नजर आ रहे हैं, इनको आभूषण युक्त किया गया है विद्यार्थियों। और उनके साथ में आपके पशु पक्षी, पहाड़ वगैरह, वृक्ष वगैरह पे आपको दिखाई देते हैं। जो पुरुषों का चित्रण हुआ है तो उस समय उनके कमर में दुपट्टा और पैरों में पाजामा चित्रित किया गया है, और चित्रों में हरा और गुलाबी रंग का प्रयोग आपके नजर आता है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, जितने भी चित्र बने हैं उनमें देखो विद्यार्थियों हरे रंग का भी प्रयोग किया गया है और चटकीले रंग का भी प्रयोग किया गया है। और जब पुरुषों का चित्रण हुआ है तो उनके कमर में दुपट्टा रखा गया है और पैरों में पाजामा पहने दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो आपकी बूंदी शैली है, इनमें हमें अलग अलग विशेषताएं आपके नजर आती हैं। अगली विशेषता की हम बात करेंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमें देखो जो बूंदी चित्र शैली है उस पर हमें मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है, दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव नजर आता है, और कंपनी शैली का भी हमें प्रभाव नजर आता है। अब ये कैसे विद्यार्थियों, जब आपके राव सुरजनहाड़ा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तो उनके बाद में आने वाले शासक जैसे भाव सिंह है, तो उनके समय हमें इस बूंदी चित्र शैली पर मुगल शैली का प्रभाव नजर आया। भाव सिंह के बाद जब अगले शासक बने अनिरुद्ध सिंह, तो उनके दोनों के समय हमें, जब ये दोनों दक्षिण अभियानों की ओर गए तो उनके समय हमें इस शैली पर दक्षिणी भारतीय शैली का प्रभाव नजर आया। और जब विष्णु सिंह जी ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की 1818 में, तो इस शैली के चित्रों में हमें कंपनी शैली का चित्रण का जो प्रभाव वो नजर आता है। और हम इसी को देखते हैं उस चित्र में जहां पर कुछ अंग्रेज दंपति पियानो बजाते नजर आ रहे हैं। तो जो पियानो बजाने वाला चित्र है अंग्रेज दंपति वाला, यह भी आपके बूंदी चित्र शैली से जुड़ा हुआ है, और इस बात का सबूत है, इस बात का संकेत है कि ये चित्र शैली कंपनी शैली से आपके प्रभावित थी। शैली की विशेषताएं। अब हम विद्यार्थियों अगर हम वापस इस सेगमेंट को देखें तो हमने क्या क्या इस आपके सेगमेंट में पढ़ लिया है। तो सबसे अगर पहले हम बात करेंगे तो हमने सबसे पहले इस चित्र शैली की ऐतिहासिक तो देख लिया, स्वर्ण काल और क्यों कहा गया उसका आयामों को देख लिया, इस शैली के प्रमुख चित्र देख लिए, उनके चित्रकार देख लिए, इसके बाद में इस चित्र शैली की विशेषताओं को देख लिया। फिर जो आपके छत्रसाल द्वारा बनाए गए जो आपके रंग महल है उनको हमने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उमारा उमेद सिंह के द्वारा बनाई गई जो चित्रशाला है उसको हमने देखा, चित्रशाला क्या होती है, कौन कौन से इसमें चित्र हैं, इनके चित्रों की विशेषताएं क्या है, इस चित्रशाला का महत्व क्या है, वो हमने देखने का प्रयास किया। और सबसे अंत में हम देखेंगे इस चित्र शैली से जुड़े हुए कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न, कैसे प्रश्न परीक्षाओं में इससे जुड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक दो प्रश्न हम सामान्य रूप से लेने का प्रयास करते हैं। जैसे ये चित्र प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, बूंदी चित्र शैली से जुड़े उचित कथन का चयन कीजिए। कुछ आपको कथन दिए गए हैं और उनमें जो सही कथन उनका आपको चुनाव करना है। पहला कथन देखिए विद्यार्थियों, राव विष्णु सिंह के समय इस शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है ये। विष्णु सिंह जी ने जब कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली तो उनके समय बनाए गए चित्रों पर कंपनी शैली के चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। तारागढ़ के भित्ति चित्रों का स्वर कहा गया है। तारागढ़ के अंदर चित्रशाला बनाई गई है और उस चित्रशाला के चित्रों को भित्ति चित्रों का स्वर भी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। साधुलाल श्री कृष्ण बूंदी शैली के चित्रकार हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हमने पढ़ लिया कि साधुलाल है, श्री कृष्ण है, ये आपके बूंदी शैली के आपके चित्रकार हैं। रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया, ये बात बिल्कुल सही है। रंग महल का निर्माण छत्रसाल जी ने करवाया था और रंग महल भी अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो चारों कथन सही हो गया, तो ऑप्शन जो 4 है वो आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये तो हो गए विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। आरएस अगर मेंस में
इस शैली से जुड़े अगर कोई प्रश्न आते हैं तो कैसे पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, बूंदी चित्र शैली की 4 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो हमने खूब सारी विशेषताएं पढ़ ली विद्यार्थियों, जैसे आपके प्रकृति का सुंदर चित्रांकन इसमें हुआ है। इसमें विद्यार्थियों आपके जो विषय है वो वैविध्यपूर्ण है, इनमें हरे और चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी बातें हमने इन चित्र शैली की विशेषताओं में देखने का प्रयास किया है। बूंदी चित्र शैली में महाराज उमेद सिंह के योगदान की चर्चा कीजिए। तो महाराज उमेद सिंह ने किस प्रकार इस शैली में योगदान दिया, भी हमने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया है, किस प्रकार उन्होंने चित्रकारों को संरक्षण दिया है। उमेद सिंह के काल में किस प्रकार से जो चित्रों का जो विषय है वो वैविध्यपूर्ण हुआ है, किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्र शैली के भी चित्र बनाए हैं, भित्ति चित्रण को भी बढ़ावा दिया है, और इसी वजह से उमेद सिंह के काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ने का प्रयास कर लिया है। चित्रशाला के चित्रण कला की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये भी हमने पढ़ने का प्रयास किया है कि जो चित्रशाला है उसके चित्रण की कौन कौन सी विशेषता है। तो हमने जब ये चित्रशाला वाला सेगमेंट पढ़ा था तो हमने इस बात को देखा था कि देखिए चित्रशाला के चित्रण की विशेषता, इनके विषय वैविध्यपूर्ण है, प्राकृतिक दृश्य की प्रधानता है, और चित्रण में चटकीले रंगों का आपके प्रयोग किया गया है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न भी आता है तो आप आसानी से इसको हैंडल कर पाएंगे। इस चित्र को देखिए विद्यार्थियों, बूंदी चित्र शैली पर टिप्पणी कीजिए। अब इस ऐसे प्रश्नों को जब आप करते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। मान लीजिए यही सवाल आपके 5 नंबर का आ जाए विद्यार्थियों, तो आप इस प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ लाइनों में आप बूंदी चित्र शैली की ऐतिहासिकता को बताने का प्रयास करेंगे। अब ऐतिहासिकता में आप ये बताएंगे कि इसका प्रारंभ कब हुआ, इन पर किन किन शैलियों का प्रभाव हमें नजर आता है, और इनका स्वर्णकाल किस शासक था। तो ये सारी बातें आपकी ऐतिहासिकता में आ जाएगी। फिर कुछ बातें आप इनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे, कुछ इनके चित्रकारों के नाम बताएंगे, और कुछ आपके चित्रों के नाम बताएंगे, और अंत में बताएंगे कि इस चित्रशाला की वर्तमान में क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है। तो आपने ऐतिहासिक बातें भी कर ली और इस टॉपिक को आपने वर्तमान से भी जोड़ दिया। वर्तमान में उपयोगिता से तात्पर्य विद्यार्थियों की, जब आप इस चित्र शैली को देखते हैं, जब आप इन चित्र शैली का अध्ययन करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, ये वर्तमान हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो देखिए विद्यार्थी, जब आप इस चित्र शैली का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम हमारे राजस्थान की प्राचीन जो संस्कृति है उनसे परिचित होते हैं। फिर हमें जो चित्र जिन शासकों ने बनवाए हैं और जिन चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं उनकी मनोदशा का भी हमें ध्यान पड़ जाता है कि उस समय शासक क्या सोचते होंगे, उनकी मनोदशा कैसी होगी, उस समय चित्रकार क्या सोचते होंगे, उनकी मनोदशा कैसी होगी। जिस प्रकार वो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसी प्रकार वो चित्र बनाएंगे। तो उस समय के लोगों के मन भावों को समझना है तभी हमें चित्रकला देखनी चाहिए। उस समय की संस्कृति को हमें जानना है, पहचानना है, तो भी हमें ये चित्रकला देखनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक विशेषताएं हैं, चित्रकार हैं, चित्र हैं, वर्तमान उपयोगिता है, इन सारी बातों को लिखेंगे तो हमारे ये प्रश्न भी क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा। अगली कक्षा में हम किसी और रुचिकर आपके विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।